नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आखिरकार आज वो नाम साफ आ गया जो सरकार की तरफ से देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी लाग लपेट के आज दोपहर अचानक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लंबे राजनीतिक अनुभव, दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, कानून की समझ रखने वाले और बेदाग छवि के मालिक रामनाथ कोविंद साहब को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सरकार का, बीजेपी का, एनडीए का। आपको बता दें, बीजेपी चाहती है कि उनके नाम पर आम सहमति हो और वो ये कोशिश भी कर रही है कि वो समर्थन जुटाएगी अपने विरोधियों से बात कर कर। प्रधानमंत्री ने खुद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से इस बाबत फोन पर बात भी की, लेकिन वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कोविंद के नाम का ऐलान जैसे ही बीजेपी ने किया, विरोधी दलों में से कई ने इसे बीजेपी का मन माना और अपना उम्मीदवार दूसरों पर थोपने की कोशिश करार देना शुरू कर दिया। जबकि माना यह जा रहा है कि कोविंद की उम्मीदवारी से बीजेपी ने यूपीए के कुनबे को झकझोर दिया है। जो विपक्ष लामबंद हो रहा था, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहा था, उस विपक्ष में भी दरार की खबरें सामने आ रही हैं और इसकी बड़ी वजह है रामनाथ कोविंद का दलित वर्ग से ताल्लुक रखना। कोविंद के यूपी के होने की वजह से यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां बीएसपी और एसपी धर्म संकट में फंसती दिख रही हैं। हालांकि रायसीना के रेस को विरोधी पार्टियां चुनावी मुकाबला बनाने का मन लगभग बना चुकी हैं और 22 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें यह माना जा रहा है कि या तो पूर्व स्पीकर मीरा कुमार या पूर्व बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। इसीलिए आज हम कुछ बड़े सवाल पूछने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल कि सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव की बड़ी वजह क्या सरकार और विपक्ष में भरोसे की कमी है? सवाल नंबर 2 कि क्या पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कोविंद के रूप में दलित कार्ड का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? और सवाल नंबर 3 कि क्या रामनाथ कोविंद के बहाने बीजेपी दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है? इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिन भर के पूरे घटनाक्रम पर यह नजर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, रायसीना के नाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचे हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो भी अपेक्षित गुण चाहिए वो माननीय रामनाथ कोविंद जी ने बहुत भरी हुई है। हाँ, वो दलित भी हैं, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए। दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, दलित समाज से आने वाले माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को पूरे देश का समर्थन हासिल होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। हर दल का समर्थन हासिल होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। न आडवाणी, न जोशी, न सुमित्रा महाजन, न सुषमा और न ही द्रौपदी मुर्मू। रायसीना की रेस में रामनाथ कोविंद को उतारकर एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का नाम आगे बढ़ाना बीजेपी की सबसे बड़ी जोड़ी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने जिस आरएसएस को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, बीजेपी ने वहीं से निकले बिहार के राज्यपाल को सामने कर दिया। पेशे से वकील, आईएएस पास कर चुके और बीजेपी में कई जिम्मेदारी के पद निभा चुके कोविंद अचानक दलित चेहरा बना दिए गए। इससे आरएसएस बीजेपी को वेमुलाकांड, उनाकांड के नाम पर दलित विरोधी बताने वाली विरोधी पार्टियां समझ नहीं पा रही कि वो कैसे कोविंद का विरोध करें। सबसे ज्यादा असमंजस तो यूपी के सियासी दलों के सामने है, जिन्हें कानपुर के दलित उम्मीदवार के विरोध का बहाना शायद ढूंढे भी न मिले। इनके दलित होने के नाते इनके प्रति हमारी पार्टी का स्टैंड नकारात्मक तो नहीं हो सकता है।
अर्थात सकारात्मक ही रहेगा, बशर्ते यदि विपक्ष ने या विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं या फिर अन्य कोई रणनीति हो तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बेहतर बता पाएंगे। देश के प्रथम नागरिक सर्वसम्मति से चुने जाएं, ऐसी आदर्श स्थिति की बातें तो तमाम दल कर रहे थे, लेकिन अब कोविंद के विरोध और चुनाव के बहाने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का मलाल है कि बीजेपी ने नाम तय करने से पहले पूछा तक नहीं। उन्हें बीजेपी का फैसला मनमानी थोपने जैसा लग रहा है। तो हमें ये पूरी अपेक्षा थी, ये पूरी उम्मीद थी कि अनाउंसमेंट से पहले आम सहमति बनाने के लिए कुछ कैंडिडेटों, कुछ उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे ताकि आम सहमति बने। ये ठीक है कि सरकार ने कुछ लीडरों को और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पे बताया, लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया। जब वो पहले आए थे, राजनाथ सिंह जी और वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के संदेशा लेकर, हमने कहा बताइए कौन है आपके प्रतिनिधि। उसका जवाब उनके पास उस समय नहीं था। उस समय उन्होंने कहा कि हम जब तय करेंगे फिर आपसे सलाह मशवरा करने आएंगे। आज टेलीफोन आता है उनसे ये कहते हुए कि उन्होंने तय कर लिया, तो सलाह मशवरा का गुंजाइश तो छोड़ा नहीं। आज घोषणा अगर कर दी तो हमने कहा आपने घोषणा कर दी तो अब विपक्षी पार्टियां हम लोग सब मिलकर हम अपना निर्णय लेंगे। समर्थन देंगे नहीं देंगे, कैसा समर्थन देंगे इनको? तो आई एम श्योर इनको 2 बार राज्यसभा एमपी हम विकिपीडिया में अभी देखा है, लेकिन जैसा हमारा नेत्री ममता दी ने बताया, सो क्या सपोर्ट देंगे, क्योंकि हम पहचानता भी नहीं। नाराज तो विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी भी है। इसे भांपकर कांग्रेस के खेमे से गोपाल कृष्ण गांधी और मीरा कुमार का नाम भी उछाला जा रहा है। मीरा कुमार के नाम को दलित और महिला कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष के तोल मोल और नाराजगी की बड़ी वजह एनडीए का बहुमत से कुछ दूर होना है। एनडीए अपने बलबूते राष्ट्रपति बनाने से महज करीब 20,000 वोट दूर है। एनडीए में शिवसेना ने अभी तक कोविंद को समर्थन के मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं किया है, तो टीआरएस ने बीजेपी को समर्थन का भरोसा दिया है। कोविंद के नाम के ऐलान के फौरन बाद नीतीश कुमार ने सूबे के राज्यपाल से मिलकर उन्हें बधाई दे डाली। नीतीश कोविंद के गुण गाकर संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरा संदेश नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर पूछना अभी मुनासिब नहीं। हमारी लालू जी से भी बातचीत हुई है, मैडम सोनिया जी का भी फोन आया था। मैंने अपनी जो फीलिंग है उससे अवगत भी कराया है, लेकिन इन सब चीजों पर आगे बातचीत होगी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। हम तो पूछेंगे, क्या दलित रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे कर बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया है? हमारा आज का सवाल एक बार फिर से सुनिए। क्या दलित रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे कर बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और कोविंद होंगे राष्ट्रपति के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं बगैर वक्त गंवाए जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में घनश्याम तिवारी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अमीर हैदर जैदी साहब हैं जो कि CPI के प्रवक्ता हैं। जो लोग बाहर से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा साहब मेरे साथ हैं, RJD के अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, और शेष नारायण सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट में बगैर लाग लपेट के मैं पवन खेड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने जब बैठक की थी अपने तमाम विरोधी पार्टियों के साथ
क्योंकि आज आपके नेता गुलाम नबी आज़ाद की बातों से बात साफ हुई कि चुनाव होने वाला है। आपको क्योंकि सलाह मशवरा नहीं किया गया, घोषणा पहले कर दी गई, उस बात से विपक्ष के कुछ दल आहत हैं, जिसमें कांग्रेस भी है और सीताराम येचुरी साहब भी है, सीपीएम भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कहा था कि 3 एस होने चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के नाते, यानी संविधान में आस्था होनी चाहिए, संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाला होना चाहिए और सेक्युलर होना चाहिए। इन तीनों स में किस स में रामनाथ कोविंद साहब खरे नहीं उतरते हैं? आप चौथा स भूल गए, सहमति वाला। आप देखिए कि आम सहमति बनाने के लिए निकलते हैं अपने घर से और तमाम चौखटों पे जाते हैं बिना किसी नाम लिए। अब आप मुझे बताइए कि किस नाम पर सहमति ये जनरेट करना चाहते हैं, कैसे सहमति होगी साहब, जब आप नाम ही नहीं बताते। चलिए खैर कोई बात नहीं, इन्होंने तो एनडीए के अपने घटक दलों से भी कोई सहमति नहीं बनाई। आज जैसे उद्धव ठाकरे जी बता रहे हैं शिवसेना भी नाराज है, तो हम क्या उम्मीद करें कि हमसे ये लोग सहमति मांगने या कोई नाम पे चर्चा करने आएंगे? तो हमारी खैर वो उम्मीद में कोई, हमें भरोसा था कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है सुमित जी, तो वो भारत किस विचारधारा से चले, क्या एक ही विचारधारा से भारत चलेगा या तमाम विचारधाराओं का एक फ्लो है, जिसको भारत रूपी जो सागर है उसमें ये तमाम विचारधाराएं आकर गिरती हैं। वो तमाम विचारधाराओं से आज तक भारत चला है, आज उस खेड़ा को साहब, खतरा आ गया है। खेड़ा तो साहब, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद इसमें तो हम बिल्कुल, रामनाथ कोविंद साहब बीजेपी के नेता रहे होंगे। रामनाथ कोविंद साहब अभी राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं खेड़ा साहब, और बीजेपी नहीं, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और एनडीए में एक नहीं 33 पार्टियां हैं। आपके जैसे किसी प्रवक्ता ने मुझे याद दिलाया था, एनडीए में है या नहीं है? आपके जैसे किसी प्रवक्ता ने मुझे एक दिन याद दिलाया कि 33 पार्टियों का समागम है ये। तो उस 33 विचारधाराओं का एक नाम निकल के आ रहा है रामनाथ कोविंद का। वो पवन खेड़ा की कांग्रेस पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शिवसेना को भी नहीं समझ में आ रहा, शायद जो भी इस 33 में वो भी हैं, लेकिन खैर उसमें मैं आपसे नहीं चर्चा करूंगा। बात यह है कि उन बड़े आदर के योग्य हैं रामनाथ कोविंद जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छे नेता भी होंगे, मैं मानता हूं होंगे, रहे होंगे, मैं इस पे भी कोई संशय नहीं करता। लेकिन मैं वापस से विचारधारा की बात पे आता हूं। जो क्लैश ऑफ आइडियाज है, जो आरएसएस ने कहा है कि ये चैलेंज ऑफ आइडियाज है, तो हम भी उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। आइडियाज की बात करते हो तो हम जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। आप दलित विरोधी हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। एक दलित का विरोध कर रहे हैं आप? क्या भाजपा बंगाली विरोधी थी जब उन्होंने प्रणब मुखर्जी साहब का विरोध किया था? या एचआर खन्ना को सपोर्ट करके जैल सिंह जी का जब विरोध किया था तो क्या वो सिख विरोधी थी? ये प्रश्न मुझे कुछ समझ में नहीं आते कि दलित विरोधी हो जाता है अगर कोई। ये दलित शब्द के पीछे आज क्यों छिप रहे हैं? फिर मायावती जी ने इशारा क्यों छिप रहे हैं? फिर मायावती जी ने इशारा क्यों किया? जो आपके साथ बैठक में आती है वो मायावती जी आज कहती है कि इनके नाम का हम नकारात्मक नहीं जा सकते हैं कोविंद जी के नाम पर। नीतीश कुमार जी ने कहा बिहार से आते प्रसन्नता का विषय में, मायावती जी ने कई उसमें कैविएट भी रखा है जी। सुमित जी, मायावती जी ने इसमें कुछ कैविएट भी रखे हैं, उन कैविएट्स पे भी चर्चा कर रहे हैं सब। वो चर्चा का विषय अब होगा। ये तो आपके मुताबिक चुनाव होगा, और आंकड़े जो कहते हैं सुधांशु जी आज की तारीख में, वो रूलिंग पार्टी के फेवर में नहीं है। अगर आप कॉपी बुक स्टाइल में जाएं और एक एक लोगों की बात को देखें तो जो बहुमत चाहिए वो एनडीए के पास नहीं दिखाई देता है। फिर कैसे जीतेंगे कोविंद साहब? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जहां तक रामनाथ कोविंद जी का प्रश्न है, वो बहुत एक सुलझे हुए नेता हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अपना ये मुकाम बनाया है। हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए ही नहीं, अन्य दलों के भी लोगों का समर्थन हमें प्राप्त होगा। और इस विषय पे मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी को किसी प्रकार की कोई समस्या या किंतु परंतु होने की कोई संभावना उत्पन्न होगी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पवन खेड़ा जी ने जो बात कही विचारधारा के संदर्भ में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, समस्या हमारे अंदर नहीं आई, समस्या तो कांग्रेस के अंदर थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय जाकर स्वयं उसमें शिरकत की थी,
जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके पास कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन गया था कि ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह भजन क्यों आते हैं, तो उन्होंने ये कह के स्नप कर दिया था कि सबसे अच्छा कार्यक्रम तो मुझे वही लगता है। समस्या पुरुषोत्तम दास टंडन जो इनके उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो समस्या ये हुई कि ये इधर से उधर हो गए, अन्यथा कोई विचारधाराओं का प्रश्न नहीं है। यहां पर जब हम देश के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हम उसका राजनीतिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन और सुधांशु जी ये तो फैक्ट है, और ये रिसेंट फैक्ट है कि 5 साल पहले, उसके 5 साल पहले और उसके 5 साल पहले चुनाव हुए हैं। आपने यूपीए के वक्त में समर्थन नहीं दिया है, आपने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार संगमा साहब थे, भैरव सिंह शेखावत साहब लड़ चुके हैं, तो बीजेपी ने भी यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को स्मूथ रन नहीं दिया है, आम सहमति नहीं बनने दी है। तो अब आपको तैयार रहना पड़ेगा, और नंबर आपके कम है, नंबर आपके कम है। नहीं, हम इस पे याद दिलाना चाहते हैं 2007 में हमारी तरफ से पहली बार बयान आया था कि कलाम साहब को दूसरा टर्म दिया जाना चाहिए। इन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब हम, वो एक अलग बात है कि इनको कलाम साहब क्यों नहीं ठीक लग रहे थे या क्यों समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि ये आम सहमति में हमारी बात का समर्थन करें ही, ये इनका विशेषाधिकार है, ये जो उचित समझे अपना निर्णय लें, परंतु हमें विश्वास है कि अधिकांश राजनीतिक दल श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं यही आपसे आपके सामने पूछ लेता हूं, आमिर हसन जैदी साहब, आप समर्थन करेंगे कोविंद साहब का, आपकी पार्टी? बात समर्थन या असमर्थन की नहीं है, हम तो चाहते थे सर्वमत से कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार होना चाहिए, और विपक्ष ने कोई उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया था। ये आए थे विपक्ष के पास, इनसे कहा गया था आप 2, 3, 4 नाम कोई प्रस्तावित करके दीजिए, उस पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद फिर बात होगी, कहना चाहिए कौन उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन इनकी ईगो ठेस पहुंची, इन्हें कहना चाहिए कि विपक्ष को नाम ही नहीं दिए। विपक्ष अगर नाम पहले प्रस्तावित कर देता, विपक्ष पे आता है। नहीं, और विपक्ष ने नहीं किया, उन्होंने नाम दिया, अब आप कह रहे हैं कि हम विरोध इसीलिए करेंगे कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। देखिए, तो ईगो तो आपका है। सुन लीजिए, नाम ये 3-4 नाम देते और उस पे विपक्ष चर्चा करता कि साहब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नाम तो इनकी तरफ से आने थे। विपक्ष ने तो आज तक कोई अपना नाम नहीं दिया। विपक्ष तो अब मजबूरी में अपना नाम तय करेगा, जो भी करेगा। यानी आप चुनाव में जा रहे हैं? सुन लीजिए, ये तो हमारा 22 तारीख को पता चलेगा कि हम चुनाव में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये तो विपक्ष 18 पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि हम चुनाव में जा रहे हैं नहीं जा रहे। लेकिन आज की पूरे हर चैनल की बीजेपी की शब्दावली ये बता रही है कि इन्हें सत्ता का इतना नशा है कि विपक्ष से सहमति बनाने के लिए तैयार। ईगो, सत्ता का नशा। मैं आपसे जवाब लूंगा, सुधांशु जी मौका दूंगा मैं आपको सबके जवाब देने हैं, लेकिन हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। बाकी पैनलिस्ट के पास भी आता हूं। कांग्रेस ने कहा था कि 3 S होने चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के नाते, यानी संविधान में आस्था होनी चाहिए, संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाला होना चाहिए और सेक्युलर होना चाहिए। आप चौथा स भूल गए, सहमति वाला। आप देखिए कि आम सहमति बनाने के लिए निकलते हैं अपने घर से और तमाम चौखटों पे जाते हैं बिना किसी नाम लिए। अब आप मुझे बताइए कि किस नाम पर सहमति ये जनरेट करना चाहते हैं, कैसे सहमति होगी साहब, जब आप नाम ही नहीं बताते। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हमारा आज का सवाल था कि राष्ट्रपति के लिए दलित नाम आगे कर बीजेपी ने विपक्ष को क्या मात दे दी है। हजारों की संख्या में जो एसएमएस आ रहे हैं उसमें 89% हाँ में जवाब दे रहे हैं, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं, उसमें भी 81% ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। यानी रामनाथ कोविंद का नाम सामने लाकर बीजेपी ने विपक्ष को घेर लिया है। आप मानेंगे इस बात को घनश्याम तिवारी, विपक्ष घिर गया है? आपके लिए विरोध करना मुश्किल होगा क्योंकि यूपी से आते हैं, यूपी का व्यक्ति और वो भी दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें घेरने घिराने वाली बात नहीं है। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति पूरे देश के हर युवा युवती को इंस्पायर कर सके, उसको मोटिवेट कर सके, वो बहुत ज़रूरी है। वो संविधान की आस्था को मजबूत कर सके, ज़रूरी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा को देखा जाता है, तो उसको मजबूत कर सके बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि पूरी कहानी बनाई। हमने कहा कि जो अप्रोच लिया गया, यहाँ सवाल अप्रोच का है, व्यक्ति का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है कि आज के दिन एक नाम प्रस्तुत किया है।
विपक्ष के नेता 22 तारीख को मिलेंगे, एक चर्चा होगी। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आप मजबूती विरोध कर पाएंगे? मजबूत बात विरोध यूपी की से है मैं नहीं, बार-बार कह रहा हूं, कानपुर से आते हैं। बात विरोध की है नहीं। जब तक समर्थन करेंगे। जितने भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, अगर चुनाव दो अच्छे व्यक्तियों का होता है, जहां पर देश की मर्यादा, संविधान की मर्यादा को मजबूत करने की बात होती है, तो उसमें अपनी आवाज रखनी चाहिए। आप तो कहां जाएंगे, साफ साफ बताइए ना। नहीं, आमिर जैद ने साफ कर दिया, पवन खेड़ा ने साफ कर दिया, घनश्याम तिवारी बीच में बोल रहे हैं। हम इस पे स्पेकुलेट नहीं करेंगे। हम 22 तारीख को जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद इस पे बात करेंगे। मतलब अभी आपने तय नहीं किया है, आप समर्थन भी कर सकते हैं। हमने कहा कि हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है। अशोक साहब, मैं आपसे पूछूंगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिन्हा, आपकी पार्टी की राय, समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे, चुनाव करवाएंगे? नहीं, हम लोगों ने, सारी विपक्षी पार्टियां 22 तारीख को मिल रही हैं। हम लोगों ने प्रिलिमिनरी टॉक के लिए आदरणीय सोनिया जी को अधिकृत किया था। अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी ये अपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का विचार कम करके, संख्या का विचार कम करके, वो उनके सामने नाम प्रस्तुत किए जाते 2-3। और मुझे तो लगता है कि आपने जिस तरह से अभी चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड खेल रही है, हमें तो लगता है कि जिस तरह से अगर कंटेस्ट हो तो कांटे की लड़ाई जिस तरह से है, कि मुझे तो लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी एक और दलित को इंसल्ट कराने के चक्कर में तो नहीं है। पर आप ये बात तो आप नीतीश कुमार साहब को बोलिए ना, आपके सहयोगी को। नीतीश जी तो समर्थन देते दिख रहे हैं, जेडीयू तो वो नहीं, नीतीश कुमार जी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में एक राज्यपाल को जो आदर देना चाहिए था वो दिया। जनाब उनका एक तरह से यहां से जा रहे थे। डॉक्टर साहब बिहार के राज्यपाल हैं, दलित समुदाय से आते हैं और वो चुनाव हार रहे हैं, और तब भी आपकी पार्टी उनको चुनाव हारने देगी? दलित समुदाय के आदमी को बचाएगी नहीं? अगर मान ले, एक बार मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, नहीं कि बीजेपी उनका अपमान करने जा रही है दलित समुदाय का। नहीं, मैंने ये कहा। अरे आप समर्थन करिए तो बताइए उनको, जो बीजेपी करेंगे कि नहीं? जो बीजेपी नहीं, जो बीजेपी का मूव है, या ये दिखाने के लिए बैठे कि विपक्ष का स्टैंड क्या है, विपक्ष का स्टैंड नहीं है, का नजरिया क्या है, अमीर साहब हम देख रहे हैं, सत्ताधारी दल का नजरिया ये है। ठीक बगल में बैठे घनश्याम तिवारी बगल में बैठे, आप इनसे पूछ दीजिए ना किस तरह घनश्याम तिवारी भी यही कह रहे हैं कि 22 तारीख को अशोक सिन्हा, उसमें तय होगा कि हमें क्या करना। पवन खेड़ा ने कहा चुनाव होगा, आमिर जैदी ने कहा चुनाव होगा। नहीं, मैंने नहीं घनश्याम तिवारी क्यों नहीं बोल सकते? हमने ये कहा कि 22 तारीख को विपक्ष, अशोक सिन्हा क्यों नहीं बोल सकते चुनाव होगा? आप साफ करते हैं ना, आप 22 तारीख तक क्या डील करना चाहते हैं? हम कोई डील नहीं क्या डील करना चाहते हैं? हम कोई डील नहीं जब नाम सामने आ गया है, लेकिन जब किस बात की डील हो रही है? इसमें डील की बड़ापन सत्ताधारी दल को दिखाना था, उसने सत्ताधारी दल ने बड़ापन नहीं दिखाया, बड़ापन नहीं दिखाया, तो बोलिए ना चुनाव कराएंगे, तो बोलिए ना चुनाव करेंगे। आपके पास नाम ही नहीं है, नाम है, सुन लीजिए, नाम है हमारे पास तो पूरी एक लिस्ट है नामों की, तो हम क्यों बताएं? अरे हम तो ये चाहते हैं कि 18 दल जो हमारे हैं सबका बराबर सम्मान होना चाहिए, वहां से तय होना चाहिए एक नाम कौन सा होना चाहिए। पवन खेड़ा में आ रहा हूं। शेष जी, मैं आपकी एक बार राय लेना चाहूंगा। ये जो विपक्ष के बीच रायता जैसी स्थिति है, ये क्या है? ये कह तो रहे 22 तारीख को तय करेंगे, पर अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम नहीं, चुनाव पक्का होगा, कोई कह रहा है कि हम 22 तारीख को ही बताएंगे, कोई कह रहा है कि मेरे लिए निजी तौर पर प्रसन्नता की बात है। क्या समझे दर्शक? नहीं, तो सवाल यह है कि वो सुधांशु त्रिवेदी से पूछ के थोड़ा ही तय करेंगे कि विपक्ष किस दिशा में जाएगा। वो बीजेपी से पूछ के थोड़ा ही तय करेगा, वो तो जो करना है वो करेंगे। लेकिन जो अभी इन्होंने जैदी साहब ने बात कही, बड़ी दिलचस्प कही कि उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था। तो बड़प्पन काहे को, राजनीति में बड़प्पन काहे का? जब भी जो मेजॉरिटी में होता है, जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तब तो दुनिया भर के बातचीत होती है, तिकड़म होता है, बातें होती हैं। लेकिन जब मेजॉरिटी जिसकी होती है, तो ज्ञानी जैल सिंह को कौन विपक्ष पसंद कर रहा था? ज्ञानी जैल सिंह की जो रेपुटेशन थी, चीफ मिनिस्टर, संजय गांधी के लॉयलिस्ट और एक घटिया होम मिनिस्टर, सारा उनके साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बाद उनको बना दिया गया। और शालिनी ताई पाटिल को जब सोनिया जी ने बनाया तो किसी से पूछा था? तो इसलिए वो नहीं है। अगर आप बीजेपी से उम्मीद करते हैं बहुत बड़प्पन करते हैं, तो कहां बड़प्पन है बीजेपी? वो सत्ताधारी पार्टी बड़प्पन करेगी। जस का तस
जो प्रतिभा पाटिल के टाइम में आप लोगों ने किया वो बीजेपी आपके साथ तो वो करी, बीजेपी कर रही है। और दूसरा, उनको यूपी का इलेक्शन जीतना है, उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में किसान उनके खिलाफ हैं, छत्तीसगढ़ में खिलाफ हैं, राजस्थान में उनकी हालत खराब है। तो अब दलितों को जो मायावती का रिजर्व वोट था, अगर उसको वो तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 2019 में सिक्योर रहेंगे। और ये मेरा ख्याल है वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे कि इनकी पॉलिटिक्स करेंगे। खेड़ा साहब जवाब दीजिए, उसके बाद सुधांशु जी। देखिए मैं, आप बार बार कह रहे हैं कि हमने कहा चुनाव होंगे। हम लोग इनकी तरह सर्वगुण संपन्न नहीं है, अमित शाह साहब और मोदी साहब की तरह कि बिना शिवसेना को, अपने घटक दलों को कॉन्फिडेंस में लिए काम कर ले। हम 22 तारीख को आपको शिवसेना दिखाई दे रही है, आपको चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं, आपको शिवसेना से भी मोहब्बत क्यों है कांग्रेस को? आपको शिवसेना से कांग्रेस को इतनी मोहब्बत क्यों जमी है, जरा इसमें बताइए पवन भाई। क्या शिवसेना से कोई बात चल रही है क्या? इतने प्रेम क्यों दिखा रहे हैं उनको? नहीं शेष नारायण जी, इनकी आप उससे बड़ा प्रश्न ये है कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, शिवसेना और भाजपा के बीच। खैर वो छोड़िए ना, वो उनकी सब्जेक्ट है। ये तो इन्होंने तो इतना बड़ा चैलेंज किया है कि अपनी एक अपर कास्ट की पार्टी को ओबीसी बना दिया पिछले चुनाव में, आपने देखा कि डंके की चोट। और अब जो है सबसे बड़ा तो यह है कि दलित वोट, 2013 के दंगों में दलित इनके साथ थे और 2014 में इनको दलितों ने वोट भी दिया। इस यूपी में जो वोट हैं वो दलितों के भी वोट हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है अगर वो दलित वोट कंसोलिडेट करने का उनको मौका मिला है तो क्यों नहीं करेंगे? आप नहीं करते थे? खेड़ा साहब, शेष नारायण साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कही। मैं आऊंगा 2013 के दंगों में दलित इनके साथ थे, तो इसका मतलब ये कि दंगे कराने के लिए ही ये काम करते हैं। दूसरे ये शेष नारायण जी ने कहा कि बहुमत की सरकार है। अरे बहुमत की सरकार है, ये कुछ कहते हैं कि हम सरबत की सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए इनके पास बहुमत नहीं है। अगर इन्हें उम्मीदवार को निर्विरोध चुनना था तो बड़ा बनना चाहिए था। अरे वो जानते हैं कि साउथ इंडिया से उनको सपोर्ट मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए 60,000 वोट है। द्रविड़ पार्टियां इस उम्मीदवार के खिलाफ बिल्कुल, मैं भी ये बोल रहा था। डीएमके कैसे विरोध करेगी? सर डीएमके कैसे विरोध 2013 में दंगों में सुधांशु जी के साथ थे दंगा करने में। सुधांशु जी नंबर कहां से आएंगे? आप करीब 20-22 हजार कम है और विपक्ष बड़ी आसानी से अपनी मेजॉरिटी को कायम रख सकता है अगर एक साथ रहा तो। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि हमें पूरा विश्वास है कि यदि गुण दोष के आधार के ऊपर सम्यक विचार किया जाएगा तो विपक्ष या अन्य तमाम राजनीतिक दल श्री रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में आएंगे। अभी जैसा कि ये आमिर साहब ने बोला कि हमें बड़प्पन का परिचय देना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा सुमित जी अभी आप देखिएगा ये लोग एक दूसरे के प्रति कितने बड़प्पन का परिचय दे पाते हैं। अब तो परीक्षा इनकी है ना, ये विपक्ष में कितनी कौन किसकी बात पे सहमत होगा, जो कि लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा है। विपक्ष को छोड़िए, सुधांशु जी आपने ये एक्सरसाइज की क्यों नहीं? आप अगर बड़ी पार्टी हैं, आपने कहा कि हम नाम तय करके बताएंगे, तो पहले नाम के बारे में चर्चा क्यों नहीं गई? एक लिस्ट क्यों नहीं दी गई जिस बात पे पवन खेड़ा या जैदी साहब नाराज हैं? देखिए हमने बात किया था, जो परिस्थितियां थी, जो परिप्रेक्ष्य था उसमें बात किया। नाम के बारे में जब पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा तो उसने नाम के बारे में चर्चा की और वहां से भी विपक्ष के प्रमुख नेताओं को बाकायदा सूचित किया गया। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस विषय पे बात किया। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखें तो हमने अपनी तरफ से पूरी राजनीतिक मर्यादा का परिचय दिया है। खेड़ा साहब जवाब दीजिए। सुमित जी अच्छा बोल रहे हैं, सुधांशु जी ने अच्छी तरह बताया कि सूचित किया, ये शब्द बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सूचित करना और आम सहमति बनाने में बहुत फर्क होता है। लेकिन एक वो फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि मेरे पास मां है, तो इनके पास आप भूलिएगा मत, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, तो ये नंबर बढ़ाना तो जानते हैं। ये अपनी तरफ से अब तमाम हथकंडे अपनाएंगे जो शुरू हो चुके हैं ताकि ये विपक्ष की एकता को तोड़ें। खैर वो भी लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ने की आदत हो चुकी है, हम लड़ेंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये नंबर कैसे पूरा करने, ये सारा तिया पांजा ये लोग समझते हैं और उसका ये उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से शुरू हो चुका है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए जो पवन खेड़ा जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जैसे एक कहावत होती ना सुमित जी, स्वानुभूत प्रयोग है, यानी मैंने अपने पर अनुभव करके इस प्रयोग को देखा है। तो वो कांग्रेस अपने अनुभव से बोल रही है। मैं उदाहरण के साथ भी बोलता हूं, 2G घोटाले पर संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जब संसद के पटल पर रखी गई तो दो दलों ने, सपा और बसपा ने,
उस रिपोर्ट को रिवर्ट करने का काम किया था। और रिकॉर्ड पे देख लीजिए, अगले एक हफ्ते के अंदर उनके नेताओं के विरुद्ध सीबीआई के द्वारा लगाए गए चार्जेस की भाषा कोर्ट में बदल गई थी। तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, वो अपना अनुभव अपने ऊपर रखना चाहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति पद के लिए तो आप जिस भी व्यक्ति का चयन किया गया है ये भी बता वह दीजिए, भारत की। आप तो अलग थे, आप तो कहते थे आप अलग हैं, आप हमसे सब कुछ सीखते हैं, ये भी जवाब परियोजनाएं हमारी, अरे हम आपसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। नाम अरे भाई हमने क्या किया है, मैंने तो आपका उदाहरण के सहित बोला है। आपकी सरकार में आपने कॉन्फेशन दे दी, आज तो आपने पब्लिक के सामने बता दिया कि हम भी वही करेंगे जो हम अरे भाई आपने क्या, मैंने स्वानुभूत प्रयोग बोला है भाई, करने चले हैं। आज आपने अपने अनुभव से जो कुछ बोला है वो आपका अनुभव है भाई। ये ईमानदारी बड़ी अच्छी लगती है और इसीलिए और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप जो है आपकी पार्टी में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कोर्ट में सीधा आके बता देते हैं कि घोटाले को छोड़िए का प्रयोग करेंगे, गेट में प्रयोग करेंगे, इनकम टैक्स का प्रयोग करेंगे। मैं आप दोनों वरिष्ठ वक्ताओं को माफी के साथ टोक रहा हूं और पैनलिस्ट भी मेरे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा साहब भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। बड़ी बहस जारी है कि क्या रामनाथ कोविंद का नाम अनाउंस कर बीजेपी ने विपक्ष को घेर लिया है। देखते रहिए, हम तो पूछेंगे। आज तो आपने कॉन्फेशन दे दी, आज तो आपने पब्लिक के सामने बता दिया कि हम भी वही करेंगे जो हम अरे भाई आपने क्या, मैंने स्वानुभूत प्रयोग बोला है भाई, करने चले हैं। आज आपने अपने अनुभव से जो कुछ बोला है वो आपका अनुभव है भाई। ये ईमानदारी बड़ी अच्छी लगती है और इसीलिए और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप जो है आपकी पार्टी में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कोर्ट में सीधा आके बता देते हैं कि घोटाले को छोड़िए का प्रयोग करेंगे, गेट में प्रयोग करेंगे, इनकम टैक्स का प्रयोग करेंगे। डिबेट को आगे बढ़ाएं, मैं आपको अब तक के नतीजे दिखा देता हूं। आज का हमारा सवाल था कि क्या दलित रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का लिए अपना उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने विपक्ष को घेर लिया है, चित कर दिया है। 91% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 82% लोग यहाँ पे हाँ में जवाब दे रहे हैं, यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि बीजेपी ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए, आरएसएस के विचारक, उनको इस डिबेट में जरूर लेके आता हूं। राकेश सिन्हा साहब, सबकी विचार हम सुन चुके हैं, लेकिन मेरे को आरएसएस के विचार जानने बहुत जरूरी है। क्या आरएसएस की पसंद है रामनाथ कोविंद साहब? देखिए, रामनाथ कोविंद जी का उम्मीदवार बनाया सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो दलित हैं, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कभी भी पहचान की राजनीति को अपने राजनीतिक जीवन में उपयोग नहीं किया। यदि करते तो गवर्नर बनने के पहले और राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से पहले देश में अनेक ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पत्रकारिता जीवन में सक्रिय हैं, उन्हें यह मालूम तक नहीं था कि रामनाथ कोविंद जी दलित में किस जाति के हैं। रामनाथ जी कोविंद जी कोली जाति के हैं, तो कोली जाति का अस्तित्व क्या है। एक हाशिए पर का व्यक्ति जब एक सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनता है तो सामाजिक न्याय का राग अलापने वाले लोग आज उनमें स्वयंसेवक का रूप देख रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद जी संघ के में वह प्रशिक्षण लिए हैं जिसमें समन्वय के द्वारा दलित समाज में परिवर्तन, और आज मैं कहता हूं यदि संघ परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर को 125वीं जयंती जो मनाई जा रही थी, जिसकी पूर्णाहुति हुई है, उसमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। राकेश जी एक बात साफ करिए, मेरे मन में कंफ्यूजन है, मेरे लिए साफ करिए, कुछ दर्शकों के लिए साफ करिए। क्या संघ में रहे हैं रामनाथ कोविंद जी? क्या संघ के तौर पर, प्रचारक के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, स्वयंसेवक के तौर पर? देखिए, प्रचारक तो नहीं रहे हैं, लेकिन स्वयंसेवक तो रामनाथ कोविंद जी थे, हैं। और मैं इतना कह दूं कि संघ परिवार का जो भी पड़ाव था उसमें रामनाथ कोविंद जी एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में वैचारिक रूप से संगठनात्मक तौर पर बने रहे। और देखिए, आपको सुमित जी अनुभव होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 3 वर्षों तक वे प्रवक्ता थे। प्रवक्ता होने के दौरान उन्होंने जिस शालीनता का, जिस सर्वसमावेशी वैचारिक पृष्ठभूमि का परिचय दिया, वह उन्हें बाकी लोगों से एक अलग रूप देता है। यहाँ 2 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, पवन खेड़ा बोलना चाह रहा है, जो कांग्रेस कर रही है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर, मैं अपनी बात
अच्छा चलिए 30 सेकंड में अपनी बात करो, 30 सेकंड दीजिए। चलिए आप बोलिए। 30 सेकंड दे दिए बस। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव था, थे और रहेंगे, तो उसमें बोलने में शर्म किस बात की? अरे स्वयं एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जोर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जब कोई संवैधानिक पद पर जाता है तो हम वैचारिक पक्ष से हम अपनी तरफ से वैचारिक पक्ष को वापस लेते हैं। हम संवैधानिक पद की मर्यादा को समझते हैं, आप नहीं समझते हैं। आप राष्ट्रपति रखना चाहते हैं, हम नहीं रखना चाहते हैं। संवैधानिक पद की मर्यादा को समझने के कारण ही रामनाथ कोविंद जी ने बिहार के गवर्नर के रूप में बिहार की राजनीति में जनता दल बीजेपी के बीच जो गर्माहट थी उसमें जो समन्वय का काम किया, जिस प्रकार की उदारता का परिचय दिया, वह उल्लेखनीय है भारतीय राजनीति में। वह उन सबके लिए उल्लेखनीय है कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आप जाति विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं, और हम इस बात की कल्पना करते हैं, हम इस बात की मर्यादा का पालन करते हैं। दलित ज्यादा बता के प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने जब अपने आप को आज तक दलित नेता के रूप में प्रस्तुति नहीं किया है, तो आरएसएस इस बात पे जोर क्यों दे रही है साहब वो दलित है, उसका विरोध करोगे तो सारी पार्टियां दलित विरोधी है, दलित विरोधी हो जाएगा। राकेश जी जाति विशेष से जोड़ के विवादित बनाने का जवाब दे दूं। आमिर साहब सुन लेते हैं, हर पद को हर मुद्दे को विवादित करने का काम। आमिर साहब सुन लेते हैं आपकी बात का जवाब। सिन्हा साहब, उनकी गुणात्मकता देखिए, दलित होना, एक दलित का सर्वोच्च पद पर जाना यह एक ऐतिहासिक क्षण है। उस ऐतिहासिक क्षण को आप किस रूप में बदलना चाहते हैं? एक कुटिया से पैदा हुआ व्यक्ति, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था क्रांति आएगी, कुटिया में पैदा हुआ व्यक्ति आज राष्ट्रपति पद पर जा रहा है, तो आप रुकावट बनना चाहते हैं? आपका सामाजिक न्याय कहाँ चला गया? कि कुटिया में पैदा होने जब एपीजे अब्दुल कलाम चुनाव लड़ रहे थे तो लक्ष्मी सहगल को कम्युनिस्ट पार्टी ने खड़ा कर दिया, और तब एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं संघ के प्रवक्ता हो गए। जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को दूसरा टर्म देने की बात हुई, सोनिया जी ने वीटो कर दिया। रामनाथ कोविंद जी अपनी गुणात्मकता के कारण भारी पड़ रहे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है। बीजेपी के बहुमत के कारण नहीं, रामनाथ कोविंद जी अपने व्यक्तित्व की गुणात्मकता के कारण आज विपक्ष पर भारी पड़ गए हैं, जिसका विपक्ष के पास जवाब नहीं है। पर नंबर कहां से आएंगे सुधांशु जी? मायावती जी का क्या रिस्पॉन्स है, जेडीयू का क्या रिस्पॉन्स है? सुधांशु जी, घनश्याम जी में आ रहा हूँ। जैदी साहब की एनडीए की घटक दल है, शिवसेना ने कह दिया कि आप समर्थन नहीं कर रहे। मैं अब तक किसी विपक्षी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम समर्थन कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को मीटिंग करेंगे और जब निर्णय करेंगे आ जाइए। कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन आपका घटक दल ये कह रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आता हूँ। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, बीते दिनों 3 साल की सरकार पर बहुत इल्जाम लगे दलितों पर अत्याचार को लेकर कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलित विरोधी हैं। रोहित वेमुला की बात होती रही, ऊना कांड की बात होती रही, गौ रक्षकों पर जो हुआ कि दलित थे उनकी बात होती रही। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है सुधांशु जी, उन तमाम दागों से बचने की कोशिश में रामनाथ कोविंद का नाम लिया गया है, क्योंकि जैसा कि अभी इशारा कर रहे थे शेष जी भी कि यूपी में चुनाव लड़ना है, 2019 में 73 सीटों को रिपीट करवाना है, और वो बगैर यूपी में दलितों के समर्थन की नहीं हो सकती। क्या वो टारगेट है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब किसी नेता का चयन इस पद के लिए किया है तो उनके सार्वजनिक जीवन की क्षमता के अनुसार किया है। और जहां तक दलित की बात है, मैं कहना चाहूंगा यही एक दुष्प्रचार था। जैसे अभी प्रश्न किया गया राकेश सिन्हा जी से, तो मैं कहना चाहूंगा संघ में जो दलित काम करते हैं वो उस ढंग की विभाजनकारी आइडेंटिटी के आधार पे काम नहीं करते जैसे ये दूसरे दल करने का प्रयास करते हैं जाति और वर्ग के आधार के ऊपर। और क्यों ये मैं कह रहा हूं दुष्प्रचार है, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया तो ये कहा कि हर बैंक की हर शाखा कम से कम एक एससी और एक एसटी को लोन देगी। इसका क्या हुआ कि हमने इंश्योर किया कि ये दलित जो है क्यों बताने की जरूरत पड़ी, उनके अंदर एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो। हमने ये नहीं कहा कि समुदाय विशेष का हक होना चाहिए देश के पहले संसाधनों पे। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए दलितों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन? अरे आप और राकेश सिन्हा जी मुझे ये बताइए
कि किस दिन शेड्यूल ट्राइब के अगला बीच में अरे सरसंघचालक देखिए दलित कब हस्तक्षेप बनेगा? मत करिए। आज तक पवन खेड़ा जी आप सरसंघचालक बार एक बार दलित क्यों नहीं बना? बोल के आपको बताइए इसका जवाब नहीं दीजिए। सकते। अरे क्रिश्चियन आप मिशन बातें इसके करते अलावा हैं, सबसे बड़ा एक संगठन मंदिर, कौन एक शमशान, जो एक शेड्यूल हुआ ट्राइब कि के बीच में जाके काम एक करता है? भी दलित वनवासी कल्याण आश्रम जो संघ का है, सरसंघचालक क्यों नहीं बना आज तक? हम ईमानदारी आप से बना के काम दिखाइए। करते हैं, आज पब्लिक को वैचारिक बताइए से कि काम अगला करते हैं। सरसंघचालक और दलित आज होगा तो हम मानते हैं आपकी दलितों के प्रति क्या कमिटमेंट है। नहीं, पर ये हमने बात देख लिया आप लोगों की कमिटमेंट। ये एक बात भी सरसंघचालक अरे दलित भाई क्यों नहीं आप हुआ आज जहां तक? तक बात करते हैं आज तक क्यों नहीं हुआ पार्टी आज तक अध्यक्ष किसी दलित सरसंघचालक को दलित? बनाया? बताइए अरे अब जब अगला आपने सरसंघचालक किसी दलित होगा, आपने हम मान जाएंगे। परिवार के बाहर पार्टी अरे अध्यक्ष नहीं बन छोड़िए, सकता आप और यहाँ दलितों जाके के भाषण प्रति दे रहे हैं। आपकी जो खोखली बातें हैं, हमने तो श्री खोखली राम बातें जन्मभूमि छोड़िए। के शिलान्यास हमारे पर पहले ये ही कड़ी घनश्याम छोड़िए। तिवारी को इतिहास पढ़ा है। जिसमें 3 एक मिनट राकेश जी मैं आता हूँ। घनश्याम तिवारी कुछ बोलना चाहे। पवन जी सामाजिक भाई संस्था मैंने है, ये कहा राजनीतिक संस्था नहीं है, अपने आप को बताता हूं। पवन जी सुधांशु जी एक मिनट घनश्याम तिवारी का सवाल है। घनश्याम तिवारी घनश्याम तिवारी बीच में इस ढंग से घनश्याम जाने लगेंगे। घनश्याम तिवारी मुझे कम से कम एक सेंटेंस पूरा करने दिया जाए। आप इसका जवाब सुमित जी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ दलितों के बीच में अगर सबसे बड़ा संगठन काम करता है तो सेवा भारती जो आरएसएस का है और ट्राइबल के बीच में सबसे बड़ा संगठन ठीक है, आपकी बात दोबारा इससे हो गई। घनश्याम तिवारी का सवाल सुनिए। सुधांशु जी घनश्याम तिवारी का सरल सी बात है। जब आप एक नाम सामने रखते हैं, सबको बताया आप प्रयोग और दुरुपयोग करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। पवन जी एक मिनट। पवन जी प्लीज। पवन जी प्लीज। सुधांशु जी जब आप एक नाम सामने रखते हैं और ये आर.के. सिन्हा जी से भी सवाल है और उसके बाद आप कहने लगते हैं कि देखिए उनकी नीतियां सर्वसमावेशी है, तो जरूरी है कि उन्होंने पहले क्या कहा है वो देखा जाए। रंगनाथ मिश्रा जी की कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था, दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि देश का दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। उनका ये मानना है कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, क्रिश्चियन है, ये एलियन इनकी विचारधारा है और ये जरूरी नहीं है कि इनको समाज में बराबरी दी जाए। तो जब आप एक व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं और अचानक कहते हैं कि सर्वसम्मति हो जाए, और सवाल तो उठेंगे ही कि उन्होंने पहले क्या कहा है, क्या सोचा है, उनकी सोच कैसी है, क्या वो सोच भारतीयता को बुलंद करती है। ये सवाल राकेश सिन्हा जी से भी है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि सर्वसमावेशी। मैं जवाब ले लेता हूं सुधांशु जी और राकेश जी से बारी बारी से। ये तस्वीरें अभी की हैं, रामनाथ कोविंद साहब दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। सुधांशु जी जवाब दीजिए घनश्याम जी की बातों का। उनके अतीत का क्या करेंगे रामनाथ कोविंद का, जो पुराने उनके आर्टिकल्स है या पुराने उन्होंने बातें कही हैं। सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, उसमें क्या किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात है क्या? अगर आपको एक विचारधारा विशेष से होने के ऊपर मुसलमान और क्रिश्चियन एलियन है तो क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? तो मैं भाई पूरी तरीके से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भाई वो जिस संगठन के आधार के ऊपर राष्ट्रपति पद पे पहुंचे, जैसा राकेश सिन्हा जी ने कहा स्वयंसेवक थे, स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक रहेंगे, इसमें आपत्ति क्या है भाई? जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होकर कांग्रेस के कहे जा सकते हैं तो राष्ट्रपति होकर कोई व्यक्ति पार्टी दोनों से क्या भर्ती हुए यार, कहां स्वयंसेवक थे? भाई उनके विचार मायने नहीं रखते। इसका मतलब तो आपने कहा कि हमारे संघ से कोई भी आ जाए तो आपके लिए न आपके एलायंस की सहमति मायने रखती है, न उनके विचार मायने रखते हैं। ऑपोजिशन की सहमति तो दूर की बात है। अभी आप जो कह रहे हैं उसका सार ये है कि हम किसी को भी बना देते, वो हमारी पार्टी से उठ के खड़ा हुआ है तो वही राष्ट्रपति होना चाहिए, फिर काहे की बहस कर रहे हैं हम सब लोग? उनके विचार ही मायने नहीं रखते। भारतीयता के बारे में क्या सोच है मायने नहीं रखती, लोकतंत्र के बारे में क्या सोच है मायने नहीं रखती। आता तो हम उस पर पूरी ईमानदारी से विचार करते, और आज भी हमारे नेतृत्व ने ये कैसी ईमानदारी है जो नाम खुद आपको नहीं पता था कल तक, आप तो अभी तक अपना विचार नहीं बता पाए। हमने जब घोषित कर दिया उसके बाद जिनके बारे में राकेश सिन्हा कहते हैं सर्वसमावेशी है, कैसे सर्वसमावेशी है बताइए? राकेश सिन्हा जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा बोलना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा। मैं देखिए मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। घनश्याम तिवारी जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि इन्होंने कहा था कि जो दलित क्रिश्चियन है, दलित मुस्लिम है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। यदि इस बात के लिए रामनाथ कोविंद जी सर्वसमावेशी नहीं रह गए तो भारत के जिन राष्ट्रपतियों ने 6 राष्ट्रपतियों ने सर्कुलर जारी किया था, वे कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सर्कुलर जारी करके दलित क्रिश्चियन दलित मुस्लिम को अलग रखा, उन सबको खारिज कर दीजिए और सभी सर्वसमावेशी नहीं रह गए। आधी जानकारी के आधार पर ये बातें नहीं करनी चाहिए। आरक्षण का मूल आधार पढ़ते हैं ये लोग एलियन हैं, ये लोग मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि इनको बराबरी का अधिकार दिया जाए। जो उन्होंने कल कहा आज कहेंगे, कल भी कहेंगे। क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि इन लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए? आखिर में आ गया हूं, एक मिनट। राकेश जी नंबर कहां से आएंगे? राकेश जी नंबर कहां से आएंगे? आखिरी 1 मिनट है मेरे पास।
नंबर नहीं है रूलिंग पार्टी के पास। 22,000 की कमी है, कहां से नंबर आएंगे? शिवसेना विरोध में है। मैं बता रहा हूँ, बात आई है, मैं उस पर बीच में कहना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण बात आई है जो घनश्याम तिवारी जी ने उठाई, मैं उससे मैं कह रहा हूँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, इन्होंने दलित मुस्लिम मैं इससे कह दूं नंबर कहां से आएगा? देखिए क्या मुस्लिम में दलित होते हैं क्या? गैर एनडीए दलों में गैर एनडीए दलों में क्या गलत है को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि इस ऐतिहासिक क्षण में ऐतिहासिक निर्णय को खारिज करते हैं तो देश के दलित समाज के साथ सबसे बड़ा किया गया अन्याय होगा। विचारधारा है एक कैंडिडेट। आप मुझे बताइए जैदी साहब, उसके दाग नहीं, अशोक सिन्हा इस बात का जवाब नहीं दे पाए। अशोक सिन्हा इस बात के जवाब, जैदी साहब आप जवाब दीजिए ना। एक दलित को उम्मीदवार बना दिया है, वो दलित अगर चुनाव हार रहा होगा तो आप हारने देंगे? सुन लीजिए, आप दलित विरोधी नहीं हो जाएंगे? आप दलित विरोधी नहीं हो जाएंगे? जब आपको दलित की चिंता है तो नहीं था। सहारनपुर के अंदर जो हुए वो दलित नहीं थे, जो गुजरात के अंदर कार के पीछे पीट के मारा गया वो दलित नहीं थे। तो ये सब दलित थे। तो जब दलित प्रेम, तो इसका मतलब दलित को हराने के लिए, दलितों के ऊपर जो अत्याचार, इसका मतलब दलित को हराने के लिए ये दलित उम्मीदवार आप लोग बनाएंगे? मीरा कुमार रेस में आगे हो सकती है आपकी तरफ से? हम ये कह ही नहीं रहे, तो हम 22 तारीख को तय करेंगे। चलिए, कौन विपक्ष का उम्मीदवार है? और आज आप दलित दलित कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट शेष जी आपका, क्या मुकाबला होगा और दलित बनाम दलित की लड़ाई होगी राष्ट्रपति के लिए? अब वो तो भविष्य में ये लोग 22 को किसको तय करते हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा की एक बात से उन्होंने कहा 10 सेकंड है सर मेरे पास। गंभीर व्यक्ति हैं और प्रवक्ता रहे, तो ये मैं कहता हूं गंभीर व्यक्ति भी हैं, प्रवक्ता भी अच्छे थे, हमारे को पैनलिस्ट रहे हैं। लेकिन ये बताएंगे जो आपका करोड़ों का संगठन है यंग लड़कों का, और जो चितपावन ब्राह्मणों के कल्चर में निकले हैं, वो किसी दलित को टॉप पे बर्दाश्त तो बना दिया सर, अब तो बना दिया सर, अब तो ये सवाल बेमानी हो गया। अब तो बना दिया, अब तो स्वयंसेवक थे, हैं और रहेंगे कह के राष्ट्रपति पद के लिए रेस में आगे कर दिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन जो वोट मेरे पास आए हैं एसएमएस पोल में, ट्विटर पोल में, वो ये कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद का नाम आगे कर बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया है। लेकिन नंबर अभी भी 20-22 हजार के वोटों की संख्या कम है, वो पूरी करनी है मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी को। फिलहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया।